हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। आज हम लोग आपको वेलकम करते हैं। वी वेलकमिंग यू टू ऑफिशियल चैनल गुरु मंत्रा क्लासेस। आज का कंटेंट हम लोग का है, जो टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये कंटेंट एयरफोर्स, एक्स क्रू, नेवी, एसएसआर, डबल ए एंड एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें करने चाहते हैं आपसे, सो बताते हैं। देखो, मान लो तो जीत होगी या हार, ये सब किस पे डिपेंड करता है? हमारे थॉट्स पे, हमारे आइडिया पे। अब बेटा रिजल्ट नहीं आ रहा है, एनरोलमेंट नहीं आ रहा है, इसके लिए क्यों अभी तैयारी तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। क्योंकि देखो, अगर सिर्फ एक कदम पीछे आता है, इसका मतलब ये नहीं कि वे कमजोर हो गया है। वे और पलटवार करेगा, वे और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेगा। ओके, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। चलो हम लोग अपने कंटेंट पे आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, एक एक लाइन आपको यहीं पे मैं याद करवाऊंगा, इसकी गारंटी है। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। अच्छा लगे कंटेंट, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को जरूर दबा देना कि नोटिफिकेशन आने लगे। ठीक है, चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं। ये दो वर्ड के मेल से बना है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक। बाबू हम सब जानते हैं स्टैटिक का मतलब क्या होता है? एट रेस्ट, मतलब कोई भी चीज कहां पे हो? रेस्ट में। एंड इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इट मींस इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, इट मींस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चार्ज के आगे होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा बच्चा पार्टी? चार्ज। चार्ज रेस्ट में होगा तो उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। मेरे साथ लिखते जाना, ठीक है, जिससे तुम्हें बाद में नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। स्टडी ऑफ चार्ज at rest is called electrostatic. Got it? सर ये चीज तो क्लियर हो गया सर, जब चार्ज रेस्ट में होगा तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बट अगर चार्ज मोशन कर रहा है तो उसके स्टडी क्या कहते हैं? जान लो, क्योंकि नॉलेज अच्छी बात है। स्टडी अबाउट चार्ज एट मोशन, बेटा उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। गॉट इट? मतलब चार्ज अगर रेस्ट में हो तो कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज अगर मोशन से क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। नाउ अब हम लोग आते हैं, ये तो चैप्टर का ओवरऑल व्यू था। अब हम लोग बात करते हैं आगे कि इसमें कंसेप्ट क्या है। अब देखो, चार्ज अगर रेस्ट में है, चार्ज को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, तो मतलब क्यू एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। तो ये जनरेट क्या करेगा? मतलब अब q इज इक्वल टू 0, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा, पोजीशन उसका वेलोसिटी में कहीं चेंज हो रहा है, वो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है, कोई चीज कैरी नहीं कर रहा है, कहीं ट्रैवल नहीं कर रहा है, मतलब ये 0 पोजीशन पे है। तो q एट 0 मतलब चार्ज एट रेस्ट। इट क्रिएट, ये क्रिएट क्या करेगा? इट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, लिख लो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर चार्ज रेस्ट में हो तो ये क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर अगर चार्ज मोशन में हो तो फिर क्या क्रिएट करेगा? मतलब चार्ज मतलब q एट मोशन। अब आओ, हम जानते हैं बच्चा पार्टी कि मोशन दो तरह के होते हैं, एक कांस्टेंट होते हैं और एक वेरिएबल होते हैं। तो q इज इक्वल टू कांस्टेंट ले लो, इट मींस कांस्टेंट, और यहां पे ये लिखो q नॉट इक्वल टू 0। चार्ज कैसा है? कांस्टेंट है और q नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 0 नहीं है पोजीशन पे। मतलब बच्चा ये सब हम कहने के चाह रहे हैं, हम बाइक राइड कर रहे हैं, कभी गाड़ी चलाए होंगे तो देखोगे कि जब हम चलते हैं तो 40 किलोमीटर पर आवर से कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं कुछ, तो ये क्या कांस्टेंट हो गया। बट कभी कभी अगर ट्रैफिक में फंस गए तो 20, 10, 30 वेरिएबल होता है ना, वैरी करता है ना। सेम बात यहाँ पे होता है, मोशन दो तरह के होते हैं, एक कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है। जब कांस्टेंट होगा तो ये क्या क्रिएट करेगा? इट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दिखाते हैं ई वेक्टर से, एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाते हैं बी वेक्टर से। ओके सर, अगर सेम सिचुएशन अगर वेरिएबल के साथ हो कि जब मोशन वेरिएबल तो चार्ज क्या होगा? तो इट क्रिएट, लिख लो बच्चा, इट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा मैग्नेटिक फील्ड एंड
ईएम वेव्स, साथ में रिलीज क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस बात का ध्यान रखना। 3 पॉइंट मैंने बात किया, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इस तीनों टॉपिक से आपको क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं देखो सिस्टमैटिकली मैं स्टडी करूंगा कि ऐसे स्टडी करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट सीक्वेंस से सीक्वेंस पढ़ेंगे। जैसे मैंने पॉइंट दे दिया ना 3 पॉइंट, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस ये पॉइंट तुम्हें याद रखना है, काफी है। कंटेंट पावर है और हमें अपनी पावर पे विश्वास रखना है, कभी भी अपने आप को डिमोरलाइज मत होने देना, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलो, चार्ज रेस्ट में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, चार्ज मोशन में होगा, लेकिन मोशन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा। अगर मोशन वेरिएबल हो, अगर मोशन वेरिएबल हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों क्रिएट होगा, तीनों जनरेट होगा। ओके, नाउ अब हम कुछ और बातें करते हैं, कुछ अच्छी बातें। चलो, अगर क्लास अच्छा लग रही है, अगर और कंटेंट चाहते हो तो कमेंट करना। ओके, नाउ बेटा चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, अट्रैक्शन और रिपल्सन के बारे में ये पता है सबको। देखो हम एकदम बेसिक से फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब अगर आपको लगता है कि सर हमें फिजिक्स नहीं आता, मैंने 12th में पढ़ाई नहीं की फिजिक्स का, बट एक सपना है, एक वर्दी का सपना है, देश के प्रेम के लिए सपना है, एयरफोर्स का सपना है, नेवी का सपना है, एनडीए का सपना है, लेफ्टिनेंट का, कर्नल का, तो क्लास इंपॉर्टेंट है। मैं इधर बेसिक स्टार्ट कर रहा हूं। चार्ज का मतलब क्या होगा, अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये दो प्रॉपर्टी होता है। तो आप जानते हैं लाइक चार्ज ये क्या करते हैं, रिपेल, एंड अनलाइक चार्ज ये क्या होता है, अट्रैक्ट। ये चीज क्लियर हो गई, लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। नाउ अब हम लोग आगे की बात करते हैं। बेटा मान लो इस दुनिया में, ये मान लो एक यूनिवर्स कंसिडर, मैटर होंगे इसमें, मैटर है तो मैटर कहां से होता है, एटम से होता है। अगर सेम एटम का होगा तो क्या होगा, एलिमेंट होगा। और हम जानते हैं हमारे पूरे पीरियड टेबल में कितने एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट। यहां बात क्लियर है। चलो पाओ 118 एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में है, तो क्या ये पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है उसमें कुछ प्रॉपर्टी होगा, डिफरेंट सेम प्रॉपर्टी होगा, सिमिलर प्रॉपर्टी होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टी होगा, जिसको हम क्लासिफाइड किए हैं पीरियोडिक टेबल में। तो मैं बता रहा हूं इसमें भी जो एलिमेंट है ये भी चार्ज कैरियर होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा बच्चा कि मैटर जो होता है, मैटर में दो चीज होता है, एक चार्ज होता है और एक मास। एक चार्ज होता है और एक क्या होता है, मास। ओके, तो इस एलिमेंट में कुछ मास होगा, कुछ चार्ज होगा। अब समझो एक बात और मैं क्लियर कर देता हूं, कभी ये वर्ड सुने होंगे तुम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, कभी सुने हो ये चीज, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एक्चुअली क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। किसी भी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये 1 पाए जाएंगे, 2 पाए जाएंगे, 3 पाए जाएंगे, 4 5 6 7 8। अब इसके बेसिस पे हम कैसे क्लासिफाई कर देंगे कि गिवन एलिमेंट जो है ये मेटल ही है या नॉन मेटल है बच्चा। तो इसका सिंपल जुगाड़ क्या है, आप यहां पे हो तो जुगाड़ ही मिलेगा, ठीक है। देखो 1 2 3 जब रहेगा कैसे कहेंगे मेटल, क्योंकि टेंडेंसी क्या है इसकी, देने की। ओके, ये किसी को देगा, लूज करने की टेंडेंसी है। हम जानते हैं व्हेन समवन लूज इट, अगर कोई लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को तो उस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब मेटल्स कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इट मींस इसे हम कह सकते हैं ये केटायन है या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब बोलोगे सर आप ये कहां आ गए, फिजिक्स पढ़ा रहे हो यहाँ पे कैसे आ गए। तो बाबू हम एक एक चीज को बारीकी से बताएंगे, ऐसा बताएंगे कि तुम्हें भविष्य में इस चैप्टर को अगर तुम दोबारा पढ़ने की कोशिश करो तो ये नोट्स तुम्हारे ब्रह्मास्त्र हो। ब्रह्मास्त्र समझते हो, मतलब जड़ी बूटी है कि निचोड़ के खा जाओ। अगर 5 6 7 हो तो ये कहलाएगा एनएम, मतलब नॉन मैटर। अगर हमें पता है कि अगर 8 होता है क्या होता है, नोबल गैस।
अब ये 4 होता है, ये क्या होता है, मेटल वाइट। अब बोलोगे सर कार्बन के कुछ बच्चे होंगे, वन ऑफ द मोस्ट डियरेस्ट स्टूडेंट, जिनका ये कॉन्सेप्ट होगा कि सर कार्बन का तो एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसके लास्ट में 2 4, ये 4 है, ये मेटल वाइट थोड़ी है। तो बाबू देखो मेटल वाइट का प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो मेटल और नॉन मेटल के बीच का रिलेशन शो करे। तो इसके ग्रुप में ये ग्रुप 14 का एलिमेंट है, तो इसमें और भी एलिमेंट आएंगे, सिलिकॉन आ गया। सिलिकॉन में कितना होता है एटॉमिक नंबर, ये बताओ 14, तो 284, तो सिलिकॉन तो हो गया ना। तो कुछ चीजें जो है एक्सेप्शन है, उसे हम बात नहीं करेंगे, बट कार्बन का क्या कंडीशन बताते हैं, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, फिर भी ये कंडक्टर है। कब कंडक्टर है, इन केस ऑफ ग्रेफाइट, इसके इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में। ओके, तो ये बात है। चलो लिखना है तो लिख लो, चाहे आपको जो स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये स्टेप में मैंने देखा कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, अट्रैक्शन और रिपल्सन का। चार्ज दो तरह के होते हैं, मैंने इसकी बात की, कौन कौन सी, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। मैंने इसके बारे में बात किया, क्या पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं बच्चा, वे क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और नेगेटिव चार्ज कैसे बनते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ओके ना, अब हम बात करते हैं आगे। यहां तक की बात आपको समझ में आई कि नहीं, तो पहले मुझे बताओ। अगर यहां तक डाटा क्लियर है तो हम लोग थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी हम लोग का आता है चार्ज के बारे में, जो हम लोग जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बेटा इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इसमें कुछ ना कुछ हम नया बताने वाले हैं, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंट, ऐसा वे चीज जो शायद ही आपको एयरफोर्स के क्लासेस में बताया जाता है, इसकी गारंटी है। तुम चेक कर लेना कहीं भी, किसी भी चैनल पे जाके, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए की, जो मैं इस पे एक प्रॉपर्टी लिखने वाला हूं, क्या उस चैनल पे वहां पर विच बताया गया है, नहीं। जब उस टॉपिक से, उस कंटेंट से पूछा, बताते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोग सब जानते हैं बेसिकली क्या होता है, Q इज इक्वल टू n प्लस माइनस n, जहां पे n क्या होता है, इंटीजर होता है सर। ओके, फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि n की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस ले लो, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ ले, मतलब एक इंटीजर की वैल्यू ले लो। ये e क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है सर। इस पे चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, सबको पता है, प्लस माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव लो, या इसकी मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम, चार्ज की यूनिट कूलम होती है, मैं आगे बताऊंगा कैसे होती है। यहां तक क्लियर है बात। तो Q इज इक्वल टू n। एक्चुअली कहना क्या चाहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज जो होते हैं ऑलवेज फाउंड इन इंटीग्रल मल्टीपल। चार्ज कैसे पाए जाते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल में। ये चार्ज ऑलवेज फाउंड इन इंटीग्रल मल्टीपल। ओके, ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, इस बात का ध्यान रखना। तो बेटा इससे कहानी क्या है सर, ये तो हर कोई जानता है, बट मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूं कि चार्ज जो मल्टीपल होता है वो कभी भी फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं होगा। मतलब ये डेसिमल में चार्ज का मल्टीपल कभी नहीं पाया जाएगा, या फिर कभी फ्रैक्शन में चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस दोनों वैल्यू में चार्ज कभी एग्जिस्ट, चार्ज का मल्टीपल कभी नहीं पाया जाएगा। अगर हम बोल दिए Q इज इक्वल टू 1/2 इनटू इलेक्ट्रॉन, तो ये गलत है, क्योंकि ये कभी फ्रैक्शन में चार्ज का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा एक परफेक्ट इंटीजर में पास करेगा। हम बोल देंगे कि हाफ इलेक्ट्रॉन दे दो, चार्ज दे दो, हाफ इलेक्ट्रॉन चार्ज दे दो, तो ये सही नहीं, 0.5 दे दो, दैट इज नॉट, ये प्रॉपर्टी है चार्ज की। ओके, इसे इरेज करेंगे, देख लो, यही चीज के बारे में बताना है, कुछ नया डिफरेंट। इस पे मैं क्वेश्चन दूंगा ना, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, प्रैक्टिस भी बताऊंगा क्या कर रहा हूं क्लास में। चलो देखो, तुम्हें लग रहा है सर थोड़ा लेंथी दी जाएगा, तो मैं लेंथी इसलिए कर रहा हूं थोड़ा सा लेक्चर को कि बेटा हर एक चीज को आप क्लियर करो, समझे, हर एक चीज को क्लियर करो। अब देखो IIT JEE की चीज रहेगी तो वहां पर तुम स्पीड से चलेगी, बट ये क्या है, हम लोग का डिफेंस है, तो डिफेंस में डिफेंस की तरह बातें करेंगे थोड़ी सी। ओके ठीक, अब हम जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैंने क्लियर कर लिया। चार्ज क्या होता है, एडिटिव इन नेचर होता है। कैसा होता है, एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर कहने का मतलब क्या हो गया बच्चा, ये समझो, मैंने एक बॉक्स लिया, इससे मैंने +Q1 -Q2
प्लस Q3 माइनस Q4 प्लस Q5। मैंने कुछ ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसे। तो इसका मैंने पूछ दिया कि टोटल चार्ज कितना होगा, बताओ Q कितना होगा टोटल चार्ज। इसकी वैल्यू क्या आएगी, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 प्लस Q5। क्वेश्चन जैसे ये रह गया, बोल देगा बेटा इसका 10 कूलम चार्ज है प्लस माइनस 20 कूलम है माइनस 30 कूलम है प्लस 40 कूलम है। नेट चार्ज कितना है इस सरफेस पे, तो नेट चार्ज कितना होगा 10 माइनस 20 माइनस 30 प्लस 40। तो 40 या 10 50 माइनस 50 0, मतलब सर ये न्यूट्रल है, ये बैलेंस्ड केस है। क्लियर हो गया? आगे की बात करते हैं। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, nor be destroyed। मतलब क्या होता है, इन आइसोलेटेड सिस्टम, इन आइसोलेटेड सिस्टम। बेटा इसके कहने की मतलब क्या होगा सर, अब आइसोलेटेड सिस्टम की बात होगी तो कभी लाइटिंग देखे हो, नहीं बोलते कि बादल जैसा लाइटिंग थंडरस्टॉर्म हो रहा है, तो लोग क्यों कहते हैं कि बेटा गाड़ी में अगर तुम रोड पे हो 4 व्हीलर में तो बोले गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, क्यों कहते हैं? लॉजिक देखो, या फिर कभी लाइटिंग होता है थंडरस्टॉर्म बोलते इस बेटा पलंग के नीचे चले जाओ, किसी सरफेस के नीचे बैठ जाओ, क्यों बोलते हैं, व्हाई, रीजन क्या है इसके पीछे का, हम उस पर बात करने वाले हैं। तो देखो चार्ज के नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड आइसोलेटेड सिस्टम। अब लाइटनिंग आया, करंट आया, हमारा मेटल का ऊपर का सरफेस क्या है, मतलब 4 व्हीलर का गाड़ी का कैसे का सरफेस है, मेटल का। जब मेटल का सरफेस है, चार्ज उस पे गिरेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे सरफेस पे। और इनसाइड वैन या कार के अंदर क्या है, इनसाइड क्या है, रबर है, इंसुलेटर है, तो वे इफेक्ट नहीं होने देगा क्योंकि पूरे आइसोलेट किए हुए हैं। तो वही कहते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज ना ही बनता है ना ही खत्म होता है। ओके, एक चीज और ध्यान रखना, चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी। ओके, फिर अगला बात एक और ध्यान रखना कि इसकी यूनिट जो होती है कूलम है, ये ऐसा यूनिट हो गया। तो एक बात और ध्यान रखना, सीजीएस यूनिट जो होती है इसकी चार्ज की, ये होती है स्टेट कूलम। तो बेटा एक बात और समझना, रिलेशन बिटवीन SI एंड CGS, मतलब ये कूलम और स्टेट कूलम बीच में क्या रिलेशन है ये देखो। तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। इस बात को ध्यान रखना, 1 कूलम बराबर कितना होता है, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। ठीक है, चलो आगे बात करें, याद रखिए हो गया। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, ठीक है, कहते हैं ना अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। तो दुआओं में याद किन्हें रखा जाता है, जो कुछ अच्छे करके जाते हैं। तुम एक सोल्जर, तुम तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हें दुआओं में क्या, तुम्हें दिल में याद रखने की चीज है, क्योंकि तुम देश के लिए तैयारी कर रहे हो, और देश की तैयारी में कभी हमें शर्म या गद्दारी नहीं करना चाहिए, खुद से एक डेडिकेशन से पढ़ाई करना, ठीक है, अपने लिए नहीं तो अपने पेरेंट्स के लिए। उन्हें एक बार देखना, उनसे फील करना, उनसे एक मोटिवेशन लेना कि वे हमारे कितने मोटिवेटेड है, वे हमसे कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन्हें कितनी उम्मीद है हमसे, उनको उम्मीद को कभी जाया मत लेना, ठीक है। चलो कुछ अच्छी बातें करते हैं। अब देखो सबसे कम चार्ज क्या पॉसिबल हो सकता है, मिनिमम पॉसिबल चार्ज। तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो होता है, ये हम 1 पॉइंट इसलिए लिख रहे हैं ये सब्जेक्ट, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, चार्ज से पूछेगा तो क्या पूछेगा, ये पूछेगा ना, तो हम पूरा इसको 3D में खत्म करेंगे चार्ज को। तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज क्या होता है, जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है ये बताओ, 1.6 × 10⁻⁹। इसको कहते हैं मिनिमम पॉसिबल चार्ज को किसका जानते हैं, क्वांटा।
किस नाम जानते हैं? क्वांटा। क्वांटा, ओके, यहां तक की बात क्लियर है आपकी? बताइए। चल, जब आपकी बात यहां तक क्लियर हो गई, कुछ और बातें करते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की सबसे छोटा यूनिट फ्रैंक, क्या है? फ्रैंक। तो बेटा बिगेस्ट यूनिट क्या होगा? सबसे बड़ा यूनिट, तो बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फराडे। चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट क्या है? फराडे। तो 1 फराडे इज इक्वल टू क्या होता है? 96500 कूलम, मतलब 96,500 कूलम। ये चीज क्लियर होगी? बताओ यार, कोई दिक्कत? चल, अब कुछ और बातें कर लेते हैं हम लोग। अब एक क्वेश्चन है, मुझे करके दिखाओ, अच्छा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल? इसमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है? बताओ, ऑप्शन देते हैं हम आपको। तो ऑप्शन ये है आपका 1.6 into 10⁻18 कूलम, फर्स्ट ऑप्शन। इसे कमेंट करना, ओके, और जिसका सही जवाब रहेगा उसे पिन किया जाएगा, ठीक है? बताना क्या है आंसर, ठीक है? 1.6 into 10⁻18 कूलम या 1.6 into 10⁻19 कूलम, एंड नेक्स्ट ऑप्शन एक ऑप्शन और ले लो, 1.6 into 10⁻20 कूलम, एंड डी ले लो 9। हमें इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा, क्लियर? इस चीज का क्वेश्चन देख लो क्या है। अगर आपसे नहीं बनेगा, अगर आपका आंसर गलत रहेगा, तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियरिफाई करेंगे, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेना। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया हुआ कि ये क्वेश्चन जो है SSR और डबल ए का क्वेश्चन, कि कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो देखो यहाँ पे जो भी बात होगी हम पूरे डिफरेंस के लिए रिलेटेड बात करेंगे फिजिक्स में, ऐसा कंटेंट देंगे ना कि जिंदगी में मौज आ जाएगी तुम्हारी, सच बता रहे हैं। देखते रहो। अब एक टॉपिक और देखते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। देखो कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा 1 कूलम चार्ज में। तो फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू N, ठीक है? हमें ये निकालना है कितना इलेक्ट्रॉन, चार्ज कितना है? 1 कूलम। N निकालना है, E की वैल्यू कितना होता है? 1.6 into 10⁻19। इसको नीचे ले आओ, तो N इक्वल टू क्या जाएगा? 1 अपॉन ये कूलम है, तो 1.6 into 10⁻19 कूलम। C से C गया, तो अब 10⁻19 ऊपर जाएगा तो 10⁻19 हो जाएगा, तो 1 into 10⁻19 अपॉन 1.6। अभी 19 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻18 into 10, कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट है, इसको जब हम रिमूव करेंगे इस पॉइंट को, तो यहाँ पे 10 आएगा, ऊपर में कितना हो गया? 100 into 10⁻18 अपॉन 16। अब इसे तुम डिवाइड कर सकते हो, तो 16 6 जा 96, तो 6 कितना बचा? 4 बचा, तो 16 2 जा 32, पॉइंट लेके 2, फिर कितना बचा? 8, तो 16 5 जा 80, 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। Oh my God, what is this? इमेजिन करो, 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? 1 कूलम चार्ज कहते हैं ना, 1 कूलम, समझ रहे हो ना? चल, ये बच्चा हमने जितना बात किया अभी तक, एक एक डाटा, एक एक चीज को मैंने कंटेंट के साथ मैंने क्लियरिफाई किया। किस चीज पे क्लियरिफाई कर लिया? चार्ज के बारे में, कि चार्ज होता क्या है, चार्ज कहां से क्या है क्या नहीं, सारा चीज मैंने चार्ज के बारे में बात किया। कोई दिक्कत बताओ चार्ज में आपको? अब मैं हम लोग का अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कूलम्स को। अब हम बात करते हैं कूलम्स लॉ पे। ये एक्चुअली
पहले ये समझो कि कूलम्ब्स लॉ का मतलब क्या है। ठीक है,